वीडियो के दूसरे भाग में मैं पुनः आप लोगों का विस्मृति और स्मृति के विषय पर एक संवाद स्थापित करने के लिए मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मनुष्य में श्रेष्ठ स्मृति के साथ साथ विस्मृति का होना भी अति आवश्यक है। यदि विस्मरण की प्रक्रिया न हो तो मनुष्य का जीवन जीना बहुत कठिन और दुष्कर कार्य हो जाएगा, जबकि जीवन का कार्य सरल है। जीवन का काम सुव्यवस्थित, सरल, बोधगम्य, प्रवाहमय, निरंतर, अविरल, इस प्रकार की इसकी अवधारणा की गई है और दी गई है। यदि विस्मरण की प्रक्रिया न हो तो मनुष्य का जीवन इतना कठिन हो जाएगा कि वो हमेशा एक मानसिक द्वंद्व में जीता रहेगा और क्या करें और क्या न करें की स्थिति में वह किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी और पूरी जिंदगी वह सोच ही नहीं पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए विस्मरण का बहुत बड़ा रोल है। जब वह अपने दुख भरे अनुभवों या आभासों को भुलाने में समर्थ होगा तब उसका जीवन सरल होता जाएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भूलने या विस्मरण की प्रक्रिया का होना बहुत ही आवश्यक है। अतः स्मृति की भांति विस्मृति का भी अर्थ समझना और इसके बारे में और जानना सैद्धांतिक धरातल पर और व्यवहारिक धरातल पर दोनों आवश्यक है। स्मृति के विपरीत जो प्रक्रिया होती है वो विस्मृति कहलाती है। सीखने की प्रक्रिया में विषय वस्तु और मस्तिष्क के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उसी का क्षीण या कमजोर जो रूप होता है, जो स्थिति बनती है, वही विस्मृति कहलाती है। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य या बात या क्रिया को पुनः दोहराने में सफल रहना और विस्मरण बिल्कुल इसके विपरीत, अर्थात किसी क्रिया, किसी बात या किसी कार्य का पुनः दोहराने में असमर्थ या असफल होना विस्मृति कहलाती है। तो स्मृति और विस्मृति दोनों बहुत ही आवश्यक तत्व है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का इस पर अपना अपना अलग सिद्धांत है, अलग अलग मत है। इन सभी मतों को हम लोग इसके पूर्व भाग 1 में मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है। विस्मृति के भी प्रकार होते हैं, इसके भी कई प्रकार हैं। इनके प्रकारों को भी जानना आवश्यक होता है। विस्मृति के 2 प्रकार होते हैं। सामान्यतः विस्मृति के 2 प्रकार हैं। एक होता है नॉर्मल और पैसिव फॉरगेटिंग, सामान्य या निष्क्रिय विस्मृति। सामान्य या निष्क्रिय विस्मृति। हम लोग न्यूज़पेपर 20-22 पेज का रोज पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता होती है या जिसकी हमें लगता है कि इन फ्यूचर ये हमारे काम में आने वाला, एग्जाम में आने वाला, हमारे नौकरी में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मरण में रखते हैं, बाकी पूरे पेपर तो भूल जाते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया होती है। हम लोग दिन भर में परिवार में दिनचर्या करते हैं और बहुत सी बातों को हम लोग भूल जाते हैं। अच्छा, सामान्यतः यहाँ पे एक बात व्यवहारिक धरातल पे जानना महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः जो स्मरण और विस्मरण की जो बीच की जो ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति बीच वाली परिस्थिति को अभी मैं
अपने मत से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिनके आसपास जिस प्रकार का इन परिस्थिति, इन्वायरमेंट, वातावरण क्रिएट होता है, उसको उस प्रकार के अनुभव होते रहते हैं और उसी में वो जीता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के मन में, चित्त पर सकारात्मक केवल विचार हैं तो उसके जीवन में दुख का और दुखद क्षणों का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में नकारात्मक थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और नकारात्मक इन्वायरमेंट उसको घेरे रहती है तो उसको निश्चित रूप से वह उससे प्रभावित होता रहता है और सदैव प्रत्येक परिस्थितियां उसको क्या होती हैं, जिसको अगर निगेटिव सोचने की आदत होती है, बहुत से लोग होते हैं निगेटिव सोचने की आदत होती है, वो सकारात्मक चीज़ों में भी नकारात्मक ढूंढते रहते हैं। और जबकि वो जो भी कारण रहा हो, इंक्लूसिव एजुकेशन में और विस्तार से पढ़ेंगे लेकिन वहाँ से मतलब नहीं है, तो उनको लगभग सभी बातें भूलती नहीं है, क्योंकि निगेटिव वातावरण की जो ऊर्जा है उसको वो सदैव अपने इर्द गिर्द जब घेरे रहता है तो वो उस परिस्थितियों से पार ही नहीं पाता है और वो हमेशा दुखद क्षणों को अनुभव करता रहता है। उसको हमेशा ये महसूस होगा कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है, मैं पढ़ता हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता है। ये ऐसे हजारों प्रकार की बातें, ये एक दो प्रकार जो मैंने बोला, हजारों प्रकार की बातें उसको सदैव दुख देंगी और दुखद क्षण हमेशा व्यक्ति को अगर बना रहे तो याद रहता है। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोचना चाहिए और नकारात्मक विचारों का या तो उससे दूर होना चाहिए, हटा देना चाहिए, परिस्थिति से हट जाना चाहिए या चेतनापूर्वक उसका दमन कर देना चाहिए। दमन का मतलब है जो नकारात्मक जो विचार हमारे अंदर उठ रहे हैं उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से, चैतन्य प्रभाव से उसको दबा देना, मन में ही उसको दबा देना। जैसे हम कहीं गंदगी देखते हैं तो गंदगी को और थोड़े खोद के निकालते हैं, उस पर बहुत अच्छी साफ सुथरी मिट्टी लाके ज़्यादा मात्रा में फेंक दीजिए, वो गंदगी नीचे दब जाती है और कालांतर में वो भी नष्ट हो जाएगी। ये प्रक्रिया, यही विचारों की प्रक्रिया है। हमें सदैव अपने सकारात्मक विचारों में जीना चाहिए और नकारात्मक बातों का त्याग कर देना चाहिए। तो सामान्य और जो निष्क्रिय विस्मृति है, जब हम बहुत सी सीखी हुई बातों को बिना किसी प्रयास के भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम बहुत सी सीखी हुई बातों को बिना किसी प्रयास के भूल जाते हैं तथा समय बीतने के साथ भी बहुत सी बातें स्वयं ही भूलती जाती हैं, तब ऐसी विस्मृति या विस्मरण को सामान्य या निष्क्रिय विस्मृति का नाम दिया जाता है। दूसरा है असामान्य या सक्रिय विस्मृति। असामान्य, जब हम जानबूझकर स्वयं प्रयास करके कुछ भूलने का प्रयास करते हैं तब इसे असामान्य या सक्रिय विस्मृति का नाम दिया जाता है। ऐसी विस्मृति या विस्मरण तब होता है जब हमारे अनुभव बहुत ही दुखद या कष्टदायक या कटु होते हैं तथा हम उन्हें भूल जाना चाहते हैं। इसके लिए कई बार हम ऐसे अनुभवों को अचेतन मन में ढकेल देते हैं या दबा देते हैं। इस विस्मृति विस्मरण की प्रक्रिया को विकृत स्मृति, मॉर्बिड फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। तो इसमें दो प्रकार का हम लोग देखा, सामान्य और असामान्य विस्मृति। तो ये मैंने कहा कि विस्मृति का भी बहुत बड़ा रोल है। जिस व्यक्ति के अगर घर का, परिवार का, विद्यालय का, कार्यस्थल का या उसके आसपास समाज का अगर बहुत नकारात्मक अनुभव है, बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो विस्मृति की प्रक्रिया बहुत देर से होती है, भूलती नहीं है, क्योंकि उसको रोज उसी घटनाओं में जीना पड़ता है और नकारात्मक विचार घेरे रहते हैं। तो इस प्रकार अच्छी बातों को याद रखते हुए और
जो दुखद क्षण है उनको भूल जाना ही श्रेष्ठ और उत्तम है। विस्मृति की इसकी भी कुछ प्रकृति भी होती है। जैसे हम लोग स्मृति की प्रकृति को हमने देखा था, उसी प्रकार विस्मृति की भी प्रकृति होती है। इसकी प्रकृति को दो भागों में बांटा गया है। एक विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में। तो नेचर ऑफ फॉरगेटिंग में नंबर फर्स्ट है फॉरगेटिंग एज ए पैसिव मेंटल प्रोसेस। एबिंगहास एक मनोवैज्ञानिक हो गए। इन्होंने 1885 में विस्मरण को एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया माना है। यह बात उन्होंने प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर कही। उन्होंने कई सूचियों को स्वयं सीखा तथा विभिन्न अंतरालों के बाद उन सूचियों की स्मृति परखी। जैसे 20 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन और 30 दिन के अंतराल पर उन्होंने इस प्रयोगात्मक प्रयोग को उन्होंने बनाया और इसका उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि फॉरगेटिंग एज ए पैसिव मेंटल प्रोसेस में यह प्रयोग जो समय अंतराल पर जो की जा रही है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रक्रिया में उन्होंने यह पाया कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे मस्तिष्क में बने स्मृति चिन्ह स्वयं ही निष्क्रिय रूप से दुर्बल होते रहते हैं तथा विस्मरण की मात्रा की दर में वृद्धि होती रहती है। समय बीतने के साथ ही विस्मरण की मात्रा तथा दर अमाउंट एंड रेट ऑफ फॉरगेटिंग को एबिंगहास ने एक विशेष कर्व के माध्यम से दिखाया जिसे एबिंगहास वक्र के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्र में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि समय अंतराल पर बातें स्मृति में धुंधली पड़ने लगती हैं और एक लंबे समय अंतराल के बाद जो स्मृति जो चिन्ह होता है वह विस्मृत होने लगता है। एबिंगहास महोदय ने विस्मरण के का जो मूल कारण जो बताया वह बताया कि समय और अंतराल, जैसे जैसे समय और अंतराल बीतता है हम स्वयं ही बातों को भूलते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात स्मरण करने योग्य है कि ज़्यादातर हम नकारात्मक विचारों को या नकारात्मक एनर्जी को हम भूलते हैं। सकारात्मक एनर्जी को हम सदैव याद रखते हैं। इसका कारण यह है कि जो सकारात्मक एनर्जी है वह सदैव हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। हम उसका बातों में, अभी कोई मित्र मिला, कभी घर वाले मिले, या कभी भी ऐसा समय आता है तो हम उसको रिपीट करते रहते हैं। किसी टीचर ने किसी बच्चे की काफ़ी प्रशंसा की उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए,
कौन वैसा व्यक्ति है या कौन सा ऐसा बालक होगा जो उसको नहीं याद रखेगा। हर मंच से, अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, क्योंकि वो हमारी सुखद स्मृतियां हैं। हमने कुछ मेहनत किया था, हमने कुछ सिद्धांत को रटा था, कुछ परिभाषा रटी थी, हमने पूरे क्लास में 50 की उपस्थिति एक यूनिट में मैंने ही बताया था, बाकी और किसी ने नहीं बताया था। सर ने मेरा पीठ ठोक के मुझे शाबाशी दी है और उन्होंने कहा था बेस्ट, गुड ऑफ। तो उन्होंने जो बेस्ट ऑफ लक या एक्सेलेंट या और आगे बढ़ो, तो ये जो सकारात्मक पुनर्बलन जो हमें प्राप्त होता है हमारे किसी कार्य पर, और किसी के द्वारा जब उसको प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो हमारी अच्छी स्मृति है। वो अच्छी स्मृति हमें ऊर्जा भी देती है और आगे और बेहतर करने के लिए हमें उसका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। तो स्मृति और विस्मृति का दोनों बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जैसे समय अंतराल पर, अब आज हमने कोई बात पढ़ाई और कल आप लोग उस बात को कभी रिपीट न करें, कभी याद न करें। चाहे अभी का महत्वपूर्ण लेक्चर, जैसे आज प्रोफेसर राकेश शर्मा सर का आप लोगों ने वक्तव्य सुना, और अगर आप लोग उसको दोहराएंगे, बहुत लोग सुने, कुछ लोगों ने उसको लिखा होगा। कहा गया है ना कि सुनने से ज़्यादा लिखना, लिखने से ज़्यादा उसका चिंतन करना और बाद में उसका अभ्यास करना। हम बोल के दूसरों को बताएं कि आज हमने सिर्फ बुद्धि पढ़े थे, आज हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा, आज हमने इन बातों को सीखा। तो इससे क्या होता है, हमारा समय अंतराल पर रिवाइज होता रहता है, और जो बातें रिवाइज होती रहती हैं, जो बातें हम उसको अभ्यास में लाते हैं, वो बातें क्या होती हैं, दीर्घ काल तक उस स्मृति चिन्ह के रूप में वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं, उसमें उसका छाप बन जाता है। और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो इस बार का जो नोट्स मैंने दिया है, रिकॉल और रिकॉग्नाइज, बहुत व्यापक स्तर पे बहुत सारगर्भित नोट्स मैंने दिया है। तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज के नोट्स को आप लोग और पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये फ्यूचर में आपको काम आएगी। बहुत सी बातें परीक्षा के ही पर्पज से जाननी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। बहुत सी बातें अपने को स्मार्ट करने के लिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बालक का चतुर्दिक विकास, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास सिर्फ कॉग्निटिव माइंड से नहीं होता है, उसके लिए हमें इफेक्टिव और साइकोमोटर तक की यात्रा पूरी करनी होती है, और बहुत सी चीज़ों को हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। और सिर्फ पढ़ना नहीं, अब दोपहर में कोई पढ़ रहा है, रात के 12 बजे, ये सब आपकी सिलेबस में बताई गई है कि कुछ चीज़ों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह में आप लगभग 4:30 बजे उठें, 3 बजे ना उठ सके तो 4:30, 4:45 पे उठ के फ्रेश होके आप उस समय पढ़ेंगे, तो उस समय पढ़ी हुई बातें लंबे समय तक मस्तिष्क में अंकित रहती हैं। कारण ये होता है कि उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन तत्व की मात्रा काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और जितने भी ये जो उत्पात करने वाले, उत्पात शब्द ही उत्पात है, जो जितने भी जो निगेटिव विचारधारा वाले जो विचार होते हैं, जो वायुमंडल में घूमते रहते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। जितने भी सांसारिक बात होती है वो शांत हो जाती है। उस समय का वातावरण दैवीय वातावरण होता है। तो उस समय यदि हम कोई बातों को पढ़ें, समझें, चिंतन करें, तो वो बातें हमारी लंबी समय तक हमारी स्मृति में रहती हैं। और जो भी निगेटिव अनुभव हमारे होते हैं, वो तो स्वतः समय अंतराल पे तो थ्योरी भी कहती है कि वो भूलती जाती है। और वो उसको एबिंगहास महोदय ने भी
एबिंगहास महोदय ने इसको अपने प्रयोग करके भी बता दिया कि जैसे जैसे समय अंतराल बीतता है, जो भी हमारी निगेटिव विचारधारा होती है, जो निगेटिव एनर्जी होती है, जो हमारे दुख देने वाले जो हमारी क्षण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो विस्मृत होते जाते हैं। तो इसका एक अंत हुआ। और दूसरा है विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में, फॉरगेटिंग एज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। बहुत से मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि विस्मरण का कारण समय का बीतना नहीं होता। यह अधिगम के बाद जीवन समय बीतना विस्मरण का कारण नहीं है, लेकिन इस समय अंतराल जो टाइम इंटरवल होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरा कार्य करता है, नया पाठ सीखता है, तो इसके परिणाम स्वरूप मौलिक विषय जो ओरिजिनल टास्क है वह भूल जाता है। इस समय अंतराल के दौरान व्यक्ति जो नया पाठ सीखता है तो उससे पैदा हुए स्मृति चिन्ह, मेमोरी ट्रेसेस, पहले सीखे गए पाठ अर्थात मौलिक पाठ के सीखने से उत्पन्न स्मृति चिन्ह को धीरे धीरे दुर्बल बना देती है तथा व्यक्ति उस मौलिक पाठ को भूलना शुरू कर देता है। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पे फॉरगेटिंग एज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस में कोई भी थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि यह भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में ये प्रयोग नहीं होते। ये सारे प्रयोग जो होते हैं वो सामाजिक बैकग्राउंड पे, सोशल बैकग्राउंड पे ये होती हैं। और मनुष्य, और चूंकि यहाँ पे हम मनुष्य को लेते हैं तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो बदलता रहता है, उसके इमोशंस बदलते रहते हैं, उसकी संवेदनाएं बदलती रहती हैं, उसकी सुख दुख की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और ये सारे वह फैक्टर हैं जो उसके विचार को प्रभावित करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, और इस समय कोई मांगे तो व्यक्ति सहज ही दे देता है। इस समय व्यक्ति जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो आचरण होते हैं वो काफी अच्छे भी होते हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो उस समय हमारी कोई उसमें कोई प्रश्न पूछे, हम प्रसन्न हैं, तो उसका उत्तर सही सही देंगे। और हमें कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, उस समय कोई आके कहे कि मैं एक क्वेश्चनर लाया हूं तो इसको भर दीजिए, तो क्या करेगा? एक तो भरेगा नहीं, तो भाई भरना मजबूरी है, तो ऐसे जो भी मन में ऐड टिक लगाए, क्योंकि उससे उसका कोई रिवार्ड मिलने वाला नहीं, तो जैसे तैसे कार्य को करके वो आगे बढ़ा देता है। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जैसे कि अभी उदाहरण के लिए अभी हम बीएड में, अभी जो भी आप जिस स्ट्रीम से आए हैं, कला से, साइंस से, कॉमर्स से, कंप्यूटर से, मैनेजमेंट से, जिन लाइब्रेरी से, जिन भी आप सब्जेक्ट से आए हैं, जो भी स्ट्रीम से आप लोग आए हैं, उन सभी स्ट्रीम्स के बाद में अगर देखें तो अब आपकी अभी के जो बीएड पढ़ रहे हैं और इतना दिन, 1 साल लगभग बीत रहा है, तो आपकी वो सब बातें विस्मृत हो गई होंगी। जो लोग अभ्यास में होंगे वो तो उनका चल रहा होगा, लेकिन जो लोग केवल बीएड में ही एक तन्मय हो गए हैं, एकाग्र हो गए हैं, उसमें उनका चित्त लग गया है, मन लग गया है और इसी में पढ़ रहे हैं, तो वो बातें धुंधली हो गई होंगी। तो यहाँ पे मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जो बातें जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में सक्रिय होती हैं, वो उसी अवस्था में सक्रिय रहती हैं, चेतन में होती है, चैतन्य होती है। लेकिन समय अंतराल बीतने के बाद जब हम बीएड को छोड़ के कोई दूसरा कोर्स करने लगेंगे तो ये हमारी विस्मृति में होने लगती है, और वो हमारी जो हम नया पढ़ते हैं वो चेतन में होता है। लेकिन ये विस्मृत में जाने का कदापि और ये मतलब नहीं कि ये बातें क्या हो गई, भूल गई। ये भूलती नहीं, एनर्जी को कहते हैं कि ये कभी नष्ट नहीं होती, इसका सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। और गीता में भी यही भगवान ने भी कहा है कि ये ऊर्जा जो है ये इसका रूप परिवर्तित होता रहता है, ये कभी नष्ट या नहीं होती, नहीं ये उत्पन्न होती है। तो इसका रूप तो हम जो
पढ़े हैं वो क्या हो गई है, वो हमारे अवचेतन मन में जाके स्टोर होती है। और जैसे ही हम उसको एक बार कोई पूछा, जरूरी नहीं कि हम सब बता पाए, लेकिन यदि उसको फिर से हम अपना स्टडी स्टार्ट कर दें, फिर से हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो एक समय आएगा कि पुनः वो बातें भी स्मृति में आ जाएंगी जो विस्मृत हो गई थी। तो ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं और सभी के सिद्धांत कहीं ना कहीं एक दूसरे का कोई परस्पर खंडन करता है। खंडन से परेशान नहीं होना है कि सर वहां बहुत से बच्चे, हम भी परेशान हुए हैं, आप लोग भी हो रहे होंगे या होंगे। ये जो खंडन की जो प्रवृत्ति है, ये जो लॉजिक की जो प्रवृत्ति है, ये जो इमेजिनेशन की जो प्रकृति है, यही तो नए नए ज्ञान के सृजित करती है। नए नए ज्ञान को इनोवेशन क्या है? और रिसर्च बोला गया। ऐसा नहीं कि एक बार रिसर्च हो गया, नहीं, उस पर फिर नए तरीके से शोध कीजिए, फिर कुछ नए सिद्धांत, कुछ नई परिकल्पनाएं, कुछ नई मान्यताएं, फिर जाके एक थ्योरी बिल्ड होती है। तो इस प्रकार हम लोग विस्मृति पे इसके कुछ कॉन्सेप्ट को मैंने बताया। समय अंतराल पर इस पे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इतना कोई कठिन नहीं है कि बहुत आप लोगों को समझने में दिक्कत शायद नहीं आ रही होगी। बस अंतर इतना है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम लोग नए नए बातों को सीख रहे हैं और फिर समय पर हम लोग रिवीजन करके उन बातों का स्मरण करेंगे और फिर एक नए टॉपिक के साथ अगली बार उपस्थित होंगे। आप लोगों ने समय दिया, आपका धन्यवाद है।